learners, welcome to Level Up CLAT PG, your one-step solution to CLAT PG examination. So today, as I promised you all कि हम substantive law भी cover करेंगे. मैंने क्या बताया था इस चैनल पे आपको? 3 चीजें बताई थी ना मैंने कहा था कि जब हम बात करते हैं लॉ की, ठीक है, जब हम बात करते हैं CLAT PG की लॉ में भी, जब हम CLAT PG की बात करते हैं तो हम लोगों को 3 फाउंडेशन लेके चलने हैं. पहला फाउंडेशन क्या था आपका? सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, बेसिकली आपका कोर लॉ. जो कोर लॉ है हम लोगों को वो लेके चलना है पहले तो, ठीक है. कोर लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा मैंने दूसरा बताया था आपको जजमेंट, वो हम कवर कर ही रहे हैं. एक के बाद एक वीडियोस आ रही हैं, आप देख भी रहे हैं और देखिए, और प्लीज क्वेश्चन भी लगाइए जो ग्रुप पे आ रहे हैं, ठीक है. सिर्फ देखने से वीडियो कोई फायदा नहीं है. नेट ये सोच के आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसे पढ़ता रहूंगा और केस सब समझता रहूंगा, नोट्स बनाता रहूंगा. भाई पढ़ते भी रहो, ठीक है, पढ़ते भी रहो. एक के बाद एक पढ़ते रहो, तो फिर रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन भी लगाओ. लास्ट क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस जो हैं इसमें हम लोग एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं. हर हफ्ते देखो, क्वेश्चन से पहले होता था कि सिर्फ क्वेश्चन हम लोग लगाते थे, पर भाई पीवाईक्यू अब के समय में, खासकर जब 2026 का पेपर हुआ इसके बाद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए. 2026 के पेपर में देखो मोर देन लाइक 15-20 ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज जो पास्ट ईयर के थे. तो भाई वो भी एग्जैक्ट पीवाईक्यू, ये नहीं उसके बेसिस पे पूछा गया है, एग्जैक्ट पीवाईक्यू. तो जब पीवाईक्यू एग्जैक्ट पूछा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ोगे तुम? तो भाई देखो, ये 3 चीजें हैं. हम लोग ये शुरू कर रहे हैं कि हर संडे हम लोग 5 से 10 पीवाईक्यू के वो डाला करेंगे, मतलब क्विज, ठीक है. आपको पैसेज के साथ क्विज मिला करेगा, तो आराम से सॉल्व करिएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और फिर ये सब की सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम ग्रुप पे. तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आप कंटेंट देखते हैं तो सब्सक्राइब करिए. बाकी यार करना ना करना तुम्हारी मर्जी है. तुम्हारे हाथ दबक के तो पकड़ के तो मैं दबा नहीं दूंगा कि यार दबा दो, ये मैं अभी यूट्यूबर बन जाऊंगा कि जो मिले वो फेंक के मारो सब्सक्राइब बटन पे, ठीक है. इज्जत से पूछ रहा हूँ भाई, कर दो अगर अच्छा लगता है कंटेंट, ठीक है. बाकी उसके अलावा सब्सटैंटिव लॉ उन्होंने बोला था हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं. तो आज जो वीडियो फिर से भाई शुरू हो गए वीडियो सब्सटैंटिव लॉ के भी. तो ये वीडियो आपका जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है, दैट इज स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. देखो, जब आप जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हो तो जूरिस्प्रूडेंस में यार बहुत सारे टॉपिक्स हैं. और जूरिस्प्रूडेंस चाहे मेरी क्लैट पीजी का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसके अलावा एक और वीडियो क्लैट पीजी का पड़ा हुआ है सिलेबस का. तो सिलेबस में आपको बताया जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उससे अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं और बनते ही आ रहे हैं लगातार. ऐसा नहीं जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन नहीं आ रहा, 10 क्वेश्चन आते हैं जूरिस्प्रूडेंस से. 10 क्वेश्चन अगर आपको जूरिस आता है बना ले जाओगे, और 10 क्वेश्चन अगर बना ले गए, 10 में से कह रहा हूं 8 भी बना ले गए, 7.5 नंबर का बेनिफिट है. मतलब 0 नंबर होने से 7.5 नंबर होना बहुत अच्छी चीज़ है भाई. आई हैव नोन पीपल जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा था और पेपर बिल्कुल बॉम्ब करके आए हैं. कॉलेज मिलने के लाले हो रहे हैं उन लोगों को, इधर उधर मतलब वेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर तीसरी लिस्ट में कोई कॉलेज नहीं मिला, क्या करूं, 4th लिस्ट में अप्लाई करूं कि ना करूं. भाई मैंने कहा यार देखो क्या बता सकता हूं मैं, ये सब मैं ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं तुमको. ये तो लिस्ट भाई देखो, सबसे देखो, बाकी भाई क्या बताऊं, करना हो करो, ना करना हो ना करो. भाई रैंक अच्छी लानी चाहिए थी, अब नहीं आई तो चलो भाई, अगर बहुत डेस्परेट हो तो कर देना चाहिए, अगर नहीं डेस्परेट हो दोबारा तैयारी कर लो, अगर दे सकते हो 1 साल. बाकी आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. हिस्टोरिकल नाम से समझ में आ रहा होगा ना कि हिस्टोरिकल क्या होता है. हिस्टोरिकल तो अगर हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, मुझे पता है जूरिस्प्रूडेंस हर इंसान को जो कि लॉ एस्पिरेंट है या फिर क्लैट पीजी एस्पिरेंट है या जुडिशरी एस्पिरेंट में ज्यादा कुछ आता नहीं, शायद यूपी में ही पूछते हैं जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा बहुत. तो अगर आप कोई प्रकार के लॉ एस्पिरेंट हो, जूरिस्प्रूडेंस सबको नफरत है जूरिस्प्रूडेंस से, कोई नहीं पढ़ना चाहता जूरिस्प्रूडेंस. बट जूरिस्प्रूडेंस मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. उसको अगर ट्राई कर करके एग्जांपल दे देके इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और भाई देखो फिर एट द एंड तुमको मन लगाना पड़ेगा. मैं वो नहीं बताने वाला कि भाई मैं इतना अच्छा कर दूंगा कि तुम बेमन से पढ़ लो, बेमन से मत पढ़ो, मन से पढ़ो. बाकी मैं जितना इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ अपने हाथ में मेरे जितना उतना मैं कर लूंगा. तो आज का टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. हिस्टोरिकल नाम से समझ में आ रहा होगा. हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब आपको मोस्टली नाम से समझ में आ रहा होगा. हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो एवोल्यूशन या हिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है. अब हिस्टोरिकल स्कूल का जो मेन मोटिव होता है वो होता है, आपको बताता हूं. हिस्टोरिकल स्कूल जो है स्टूडेंट्स का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू ट्रैक डाउन द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉ. और ये कोई एक लॉ नहीं, किसी भी लॉ की बात कर सकते हैं. ऐसे बहुत से लॉ में अलग अलग एवोल्यूशन आता रहता है, ठीक है. जैसे ग्रीवियस हर्ट, उसमें था पहले कि कोई इंसान हॉस्पिटल 20 दिन भर्ती रहा, उसको 15 दिन कर दिया है. ये क्या है? एवोल्यूशन है. हालांकि बहुत छोटा एवोल्यूशन है, पर बहुत बड़े बड़े एवोल्यूशन आते रहते हैं लॉ में. पहले कुछ होता है, बाद में कुछ और हो जाता है. पहले भाई मोटर व्हीकल एक्ट में कम सजा हुआ करती थी, अब ज्यादा सजा हो गई है, लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट हो गई है. तो ये और कुछ नहीं, एवोल्यूशन है. उसके पीछे क्या रीजन है वो हम लोग और अच्छे से समझेंगे. देखो
हर एक चीज समझते चलोगे और कनेक्ट करते चलोगे तो बेटर होगा। ये मत सोच के बैठना कि जो स्कूल्स हो रहे हैं, हिस्टोरिकल हो चाहे आपका पॉजिटिव हो चाहे नेचुरल हो, ये ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, जैसे ये हिस्टोरिकल ये सोशियोलॉजिकल, इनके बीच में एयर भी पास नहीं हो रही, इतना वाटर टाइट है। नहीं भाई, ये सब लोग वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग आपको मिलेगी हर स्कूल में। कुछ हैं जो बिल्कुल विपरीत हैं, जैसे नेचुरल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल, जो बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे से। पर मोस्टली वो कई स्कूल्स में आपको दिखेगा कि हाँ कोई ना कोई हर स्कूल से सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूंगा कि हिस्टोरिकल स्कूल किस किस से सिमिलर है, क्या क्या उसके सिमिलरिटी ऑफ थॉट्स हैं किन किन स्कूल से, ठीक है। तो पहले तो हिस्टोरिकल स्कूल आपको समझ में आ गया होगा, इसका काम क्या है। इसका काम है टू ट्रैक डाउन द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉ। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ लाइक लॉ रिगार्डिंग लाइक लॉ प्रोहिबिटिंग रेप, ठीक है, तो उसका ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे ये लॉ बना, ठीक है, और उसके बाद क्या एवोल्यूशन हो चुका उसके अंदर भाई। उसके बाद मथुरा बाई रेप केस हुआ, ठीक है, मथुरा बाई रेप केस के बाद निर्भया केस हुआ, 2013 का अमेंडमेंट आया, 2018 का अमेंडमेंट, कथुआ रेप केस, मल्टीपल रेप केस के बाद मल्टीपल अमेंडमेंट्स है, मल्टीपल चीजें चेंज हुई। और वो क्यों चेंज हुई? सोसाइटी की नीड थी। तो सोसाइटी की नीड थी, इसलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल से भी थोड़ा बहुत रिलेशन है इसका। पर हम लोग पहला जो एग्जांपल की बात करेंगे वो भी समझेंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको रिलेशन किससे है इसका, अच्छे समझेंगे। जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा है भावनात्मक चीज, तो थोड़ा बहेंगे हम भी भावना में, ठीक है। बाकी आपको अगर भावना हमारी अच्छी ना लग रही हो तो प्लीज 1.5x पे देख लीजिए, हम आपसे निवेदन कर सकते हैं सर या मैडम। इंट्रोडक्शन टू द हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल की पहले तो हम लोग को समझनी है दैट इज कोर फिलोसफी। कोर फिलोसफी मैंने क्या बताई अभी? कोर फिलोसफी इसकी और कुछ नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही कोर फिलोसफी है कि हम लोगों को हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ट्रेस करना है। हम लोग को देखना है कि एक पर्टिकुलर लॉ का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो लॉ आया, क्या उसके ओरिजिन थे, क्या क्या उसमें चेंज आया विद टाइम, ठीक है। तो ये टाइम के साथ चेक कर रहा है कि लॉ पे क्या इफेक्ट हुआ। जैसे टाइम का एक चीज पे क्या इफेक्ट होता है, अब लोहा है, ठीक है, खुला छोड़ दो, टाइम का क्या इफेक्ट होगा, पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगी, सब जंग लग जाएगी, आपको पता चला रस्टिंग हो गई। अब इसका साइंटिफिक प्रोसेस समझ में, साइंस में जीरो अंडा हूं मैं, पर हाँ बता रहा हूं। तो बेसिकली लॉ है। अब टाइम में इमेमोरियल भाई, ऐसा टाइम इसको टच नहीं करता, टाइम होता है, टाइम की चीजें चेंज होती हैं। पहले 377 ऑफेंस था, कार्नल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन एंड अ वुमन, ठीक है, सेम सेक्स आ कहते हैं पिनलाइज था, अब नहीं है। तो टाइम चेंज हुआ तो उसको चेंज किया गया। तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि एक इसमें बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल के प्रोपोनेंट्स उनका यही कहना था कि हम लोगों को ओरिजिन जानना है, हम लोगों को जानना है कि क्या ओरिजिन है उस पर्टिकुलर लॉ का। अब कुछ सिमिलैरिटीज की बात की जाए तो भाई, अगर सिमिलैरिटीज की बात की तो दो स्कूल से इसकी सिमिलैरिटी कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूं भाई, मैं दो स्कूल से करना चाहूंगा। एक तो आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल और दूसरा आपका पॉजिटिव स्कूल। आप देखो इस चीज को देखो, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है? सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है हम लोगों को लॉ को ऐसे पढ़ना है कि वो सोसाइटी में एक वैक्यूम की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सोसाइटी में एक तरीके से एक पनेकिया, एक एलेक्सायर, एक जड़ी बूटी की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, जो क्या कर रहा है सोसाइटी में ग्रोथ कर रहा है। एक साइंटिफिक फॉर्मूला की तरह एग्जिस्ट कर रहा है लॉ, जो सोसाइटी में डेवलपमेंट कर रहा है, सोसाइटी को और बेटर बना रहा है, हर इंसान की नीड सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उस पर बेटर तरीके से सोशियोलॉजिकल स्कूल को पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। तो आप देख रहे हो कि लॉ जो है चेंज हुआ। अब हम लोग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए एग्जांपल ले रहे थे, सेम सेक्स का 377, ये भाई पहले लॉ हुआ करता था कि भाई अगर कोई सेम सेक्स कपल है, दे आर फाउंड लाइक इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे विल बी पनिश्ड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है भाई। 10 साल की होगी, फिर लाइफ मतलब उम्र कैद लग सकती है, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया वो क्या कहते हैं पर्टिकुलर जो लॉ हुआ करता था। बट विद एवोल्यूशन चीजें बदली, चीजें और समझी गई, मतलब बेटर तरीके से जो ट्रांसजेंडर पीपल थे, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के पीपल थे, उनके राइट्स को भी एक तवज्जो दी गई, एक इज्जत दी गई। तो फिर उस वजह से ये आर्टिकल जो सेक्शन जो पहले आ गए थे 377 आईपीसी, एक रिलेवेंट सेक्शन था, वो इरेलेवेंट लगने लगा तो हटा दिया गया, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सोसाइटी में चेंज आया, इसलिए लॉ में चेंज आया। और वो चेंज किसने ट्रैक किया? हिस्टोरिकल स्कूल ने चेंज किया, ट्रैक किया, समझे? इसलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल से ये बहुत रिलेटेड है। अब आप कहोगे पॉजिटिव स्कूल से सर कैसे रिलेटेड है? पॉजिटिव में तो कोई ना चेंज की बात करता है, ना ट्रैकिंग द ओरिजिन की बात करता है। बताता हूं कैसे रिलेटेड है। पॉजिटिव स्कूल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 36 का आंकड़ा, नेचुरल स्कूल से। नेचुरल स्कूल क्या बात करता है? नेचुरल स्कूल बात करता है डिवाइन लॉ की। हर चीज जो है वो भगवान से रिलेट कर देगा, मॉरल से रिलेट कर देगा, बहुत ही आइडियलिस्टिक है, ठीक है। तो अब वही चीज है, बहुत आइडियलिस्टिक होता है नेचुरल स्कूल। बट कुछ चीजें होती हैं जो पॉजिटिव स्कूल वालों को नेचुरल स्कूल वालों की नहीं पसंद होती हैं, और यहाँ पे हिस्टोरिकल स्कूल वाले भी उन चीजों को पॉजिटिव स्कूल का सपोर्ट करते हैं। क्या चीजें होती हैं समझो। पॉजिटिव स्कूल वाले क्या कहते हैं कि लॉ का और मॉरल्स का कोई लेना देना नहीं है, और नेचुरल स्कूल वाले कहते हैं नहीं, मॉरल्स और लॉ तो एक ही चीज है, मॉरल्स के बिना तो लॉ ही नहीं स्टैंड कर सकते। हिस्टोरिकल स्कूल भी यही कहता है कि लॉ एंड मॉरल्स
का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस पे एक डिबेट भी है, हार्टफुल डिबेट, वो बहुत आती है आपके क्लैट पीजी के पेपर में, पढ़ाऊंगा उसको भी जब समय आएगा, उसका भी समय आएगा, रुक जाओ। बाकी इधर दूसरे पे आते हैं, दूसरी पॉइंट, एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं ए प्रायरी नॉलेज। ए प्रायरी नॉलेज मतलब होता है, ए प्रायरी नॉलेज तो लिख लेते हैं कहीं पे, ए प्रायरी नॉलेज मतलब जो तुम्हारे अंदर से आए, तुम्हारी अंतरात्मा से है, एक्सपीरियंस से नहीं है। जो पॉजिटिव स्कूल होता है वो ऐसे कहता है कि ये सब इरेलीवेंट चीजें हैं, ये सब, ये मॉरल्स, ये ए प्रायरी अंदर की आत्मा का ज्ञान, ये सब जाते हैं, ये सब इनकंसिस्टेंट और बेकार चीजें हैं, ये रिलेवेंट नहीं है। सेम चीज हिस्टोरिकल स्कूल भी बोलता है कि ए प्रायरी कंसेप्ट या फिर एक यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ लॉ कुछ नहीं होता, जो है कुछ नहीं होता, ना ए प्रायरी कंसेप्ट कुछ होता है, ना यूनिवर्सल कंसेप्ट कुछ होता है। उसके अलावा देयर इज नो डिवाइन लॉ, ये पॉजिटिव स्कूल ही बोलता है, ये हिस्टोरिकल स्कूल ही बोलता है। अब आप कहोगे सर तो फिर जब ये भी यही बोलता है, ये भी यही बोलता है, तो हम लोग इन दोनों को क्लब क्यों नहीं कर देते हैं? हम लोग पॉजिटिव अलग क्यों पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव का काम है, पॉजिटिव स्कूल, एनालिटिकल स्कूल जिसको कहते हैं, फिर ऑस्ट्रेलियन स्कूल भी इसको कहते हैं, उसका काम इतना है, वो कहता है कि लॉ जो है उसको हम लोग को इंटरप्रेट करना है एज इट इज। लॉ जैसे लिखा हुआ है, अगर लॉ में एक्स लिखा है तो एक्स ही इंटरप्रेट करोगे, उसको वाई नहीं कर सकते तुम सोसाइटी या फिर किसी भी नीड की वजह से, वो एक्स ही रहेगा। हिस्टोरिकल स्कूल है, अगर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स आज क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे पहले कभी शायद कुछ और लिखा हो, या फिर अगर कुछ और लिखा हो, कुछ और लिखा था तो एज एक्स लिखा है, तो ऐसा क्या हुआ कि एक्स लिखा हुआ है, वो उसका ओरिजिन सर्च करता है। पॉजिटिव बोलता है जो लिखा है उसको वैसे का वैसा पढ़ो। पर हाँ, ये जो पॉजिटिव और हिस्टोरिकल इस मामले में हाथ मिलाते हैं, गठबंधन कर देते हैं कि हाँ हम ये नेचुरल स्कूल का जो ये आपके पोस्टुलेट्स हैं इनको हम नहीं मानते। इस मामले में पॉजिटिव स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल से मिलता है और एक मामले में अलग है। सेम सोशियोलॉजिकल स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल को बताया मैंने किस मामले में मिलता है, अलग कैसे? सोशियोलॉजिकल देखता है सोसाइटी की क्या इंपैक्ट पड़ रहा है लॉ पे, या लॉ सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है, सोसाइटी कितना बड़ा चेंज कर रही है लॉ में। हिस्टोरिकल स्कूल वही चीज ओरिजिन चेंज कर रहा है, ओरिजिन चेंज कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी का चेंज डाल रही है, मतलब सोसाइटी उसका मेन कंसर्न नहीं है। तो इस वजह से अंतर है। बाकी हाँ कुछ डिफरेंसेस भी है, कुछ सिमिलरिटीज भी आपको मैंने बता भी दिया। अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड करिए, और नहीं रिवाइंड करके भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो हम शॉर्ट्स लाएंगे। चलो अब इसको देखो, कोई भी स्कूल को समझना है सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हो स्कूल के प्रोपोनेंट्स के थ्रू। अगर एक स्कूल को तुमको समझना है तो समझो उस स्कूल के प्रोपोनेंट्स के थ्रू। प्रोपोनेंट्स कौन? प्रोपोनेंट जो उस स्कूल के सपोर्टर थे, उस स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करते थे। जैसे मैं बिलीव करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि जैसे मैं एनिमल लवर नहीं हूँ यार, मैं एनिमल हेटर भी नहीं हूँ, बस मैं डरता हूँ जानवरों से, मुझे जानवर नहीं अच्छे लगते। तो ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मैं इसका प्रोपोनेंट हूँ। ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग होंगे, ठीक है, मेरे तो जानने वाले 3-4 लोग हैं जो एनिमल लवर तो छोड़ो, एनिमल हेटर है, ठीक है। अब जैसे मेरे घर में अगर मैं बोलता हूँ मुझे कुत्ता पालना है, अगर कोई मतलब मान लो मेरी छोटी बहन बोलती है मुझे कुत्ता पालना है, उसको पता है उसको बहुत भारी बैकलैश मिलेगा। ना मैं जानवर पसंद करता हूँ, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, कोई भी नहीं पसंद करता, और एट द एंड वो भी नहीं बोलेगी वो भी पसंद नहीं करती। तो वही चीज़ है कि हम लोग सेम स्कूल ऑफ थॉट के हैं। कुछ लोग होते हैं एनिमल लवर होते हैं, उनको जानवर पालना होता है, उनको जानवर पाले बिना उनको समझ नहीं आता, वो जानवर नहीं उनका बेटा है। तो स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट को समझना है आपको तो उसके प्रोपोनेंट्स की बातें सुनो, प्रोपोनेंट्स की बातें सुनो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये स्कूल ऑफ थॉट में ऐसे लोग होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि मॉन्टेस्क्यू के बारे में। मॉन्टेस्क्यू कौन थे आपको पता होगा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्ट्रिन दी थी। अगर आप किसी आप में से पता हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा आपको कौन सी डॉक्ट्रिन इन्होंने दी थी, जो हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस और प्रेवलेंट है। तो इन्होंने सबसे पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने बोला कि लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। देखो भाई मैंने बोला लॉ यूनिवर्सल है, किसने बोला था? नेचुरल स्कूल ने। और ये लॉ जो होता है वो एक ही होता है, उस पर चेंज नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। लॉ यूनिवर्सल है, भगवान की बात है, लॉ तो भगवान ने दिया है, भगवान ने दी बात को हम गलत कह सकते हैं। बट हिस्टोरिकल स्कूल के मॉन्टेस्क्यू जी ने पहली चीज बोली कि लॉ जो है वो यूनिवर्सल है ही नहीं। लॉ का हमेशा से कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन होता रहा है, वो चेंज होता रहा है। और लॉ जो होता है वो उसका उनका की आइडिया बताएं क्या था? उनका की आइडिया था कि एक सोसाइटी के हिसाब से या फिर एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के हिसाब से लॉ जो है बदलता रहता है, ताकि वो उस पर्टिकुलर टाइमलाइन को मैच कर सके। आज से 60 साल पहले 377 वो बिल्कुल सही लॉ भी हो सकता था, बिल्कुल सही हो सकता था। अरे आज से 60 साल पहले तुम छोड़ो यार, आज से कई समय पहले तक, आज से 250 साल पहले मान लो सती प्रथा भी क्या कहते हैं सही मानी जाती थी कि अरे यार एक मतलब औरत का पति मर गया अब तो उसको मरना चाहिए, तब ये सही था। बट चेंज हुई ना, विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन रॉय, मल्टीपल लोगों के एफर्ट से 1858 वगैरह में चेंज हुई चीजें, हुई ना। तो वो क्यों हुई? आज 250 साल पहले शायद वो बिल्कुल एकदम सही मानी जाती हो। तो इसीलिए बोला जा रहा है अगर चेंज नहीं होनी होती तो लॉ यूनिवर्सल होता, नेचुरल लॉ स्कूल की तरह, कि हाँ भाई लॉ एक ही है, एक ही होल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके बाद सब कुछ नहीं, तो उसके आगे तुमको कुछ नहीं सुनना। बट इनके हिसाब से सती जो है, अब देखो हम खुद जानते हो चीज की लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है, उसका एवोल्यूशन होता है। ये बोला गया
क्या कहते हैं उनके द्वारा, क्या कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। और देखिए उन्होंने ये चीज बोली भी है कि लॉ जो है वो बनाया जाता है टू सूट द नीड्स ऑफ दैट वेरी टाइम। अब जैसे देखो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल से मेरा मतलब क्या है, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के लिए कुछ शेड्यूल्ड एरियाज बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? बाकी जगह उनको, बाकी जरा स्टेटस उनको स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया क्योंकि उनको नीड है, वो नीड है इसलिए वहां पे लॉ बना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहले शायद लॉ नहीं था, फिर धीमे धीमे ऐड हुआ, ठीक है। और तुम देखो कई सारी चीजें, म्यूनसिपैलिटीज, आपकी पंचायत, वो पहले नहीं थी, वो धीमे धीमे 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट से ऐड हुई, नीड महसूस हुई। तो लॉ यूनिवर्सल नहीं है, लॉ इवॉल्व होता है, जो नीड होती है उस पर्टिकुलर टाइमलाइन की, उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ये मॉन्टेस्क्यू का कहना था, यही हिस्टोरिकल स्कूल का एक तत्व है या फिर सच्चाई है। आइए सबको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अभी मैंने एग्जांपल देकर समझाया। अगले फिलोसोफर, वाह, इनकी एक थ्योरी है जो बहुत पूछी जाती है। इनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ वोल्स-गीस्ट, ठीक है। इनका नाम था फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी। ये थे जर्मनी से। इनका कुछ थ्योरी थी जो उसका नाम था थ्योरी ऑफ जनरल विल, थ्योरी ऑफ वोल्स-गीस्ट। इनको फाउंडर माना जाता है हिस्टोरिकल स्कूल का। इनके हिसाब से, इनकी थ्योरी वोल्स-गीस्ट के हिसाब से, कोई भी लॉ जो बनना चाहिए वो जनरल विल के हिसाब से बनना चाहिए। मतलब अगर जरूरत है तो लॉ है, जरूरत नहीं है तो लॉ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और वो कहते हैं कि हमें एक लॉ चाहिए, हमें एक लॉ चाहिए कि सड़क से सारे स्ट्रीट डॉग्स को हटा दिया जाए, ठीक है। ये सारे लोग कहते हैं, जनरल विल है वो। अब जनरल विल, पहली बात तो अभी इसके क्रिटिसिज्म पाऊंगा मैं, जनरल विल क्या है। जनरल विल जो है वो, ये थ्योरी इनकी है जनरल विल की, ठीक है, कि आपको एक सारे डॉग्स को, स्ट्रे कहते हैं, डॉग्स को हटा देना चाहिए स्ट्रीट से, उनको कहीं भेज दो, पर स्ट्रीट पर नहीं घूमना चाहिए कोई कुत्ता। तो अब अगर ये बोलते हैं ऐसा लोग, तो फिर इसमें लॉ बन जाता है। अब समय बीतता है, लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, कुत्तों के प्रति प्यार उमड़ जाता है, वो बोलते हैं नहीं यार ये लॉ तो बिल्कुल गलत है, ऐसा लॉ तो नहीं बनना चाहिए, कुत्तों को वापस लेके आओ हमारी सोसाइटी में। अब क्या हुआ, जनरल विल इस लॉ की से दूसरे लॉ की तरफ उनको इनकलकेट करने की तरफ शिफ्ट हो गई, तो अब इस लॉ की कोई नीड नहीं है। तो इससे मेरा मतलब क्या बताने का, कि जनरल विल जो है वो क्या है, जब एक इंसान है उसकी जनरल विल जो है, मतलब इंसान का सॉरी, पूरी सोसाइटी की जनरल विल अगर एक लॉ की तरफ है तो वो लॉ है, अगर चेंज हो गया जनरल विल किसी और चीज की तरफ तो वो लॉ है। तो जहां जनरल विल वहां वहां लॉ, ठीक है। ये इनका कहने का मतलब था। एग्जाम्पल, जैसे कस्टम्स हैं हिंदू लॉ में, आप देख लीजिए कई सारे कस्टम्स को फोर्स मिला हुआ है लॉ का। जैसे कस्टम पहले यूजेज बनता है, यूजेज बनने के बाद लॉ बनता है। क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज जो हो वो एकदम एंटीक हो, एंटिक्विटी हो उस कस्टम में सर्टेनिटी हो, रीजनेबलनेस हो, किसी लॉ के विरुद्ध ना हो, ठीक है। तो मान लो ऐसे कई सारे कस्टम्स हैं जिनको लॉ का दर्जा दिया गया है। जैसे हमारे हिंदूज में मोनोगेमी होती है, हम लोगों में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ आपको दिखेगा 5(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कि मोनोगेमी अलाउड है, पॉलीगमी अलाउड नहीं है। पॉलीगमी आप जैसे ही करते हो बाइगमी बन जाती है, 82 बीएनएस में सजा झेल जाओगे भैया, 7 साल की, 7 साल तक की मतलब, ठीक है। तो दिस इज द लॉ, और ये लॉ कस्टम से धीमे धीमे लॉ बना है। तो ये कस्टम कैसे बना है, क्योंकि हिस्ट्री में जब जरूरत थी, जनरल विल थी कि आप एक लॉ बनाइए जो मोनोगमी में को प्रमोट करे और बाइगमी को रोके, तो फिर लॉ बना। अब इस आपको लग रहा होगा कि इसका कोई क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है, सबकी मर्जी से लॉ बन रहा है। अब आपको एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में आप कितनी भी अच्छी बात कर लो, और खासकर एज अ जूरिस्ट है भाई, बहुत से क्रिटिसिज्म है आपके, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने बुरे इंसान हो, आपके क्रिटिसिज्म तो होंगे ही होंगे। आपकी बात जरूर होगा, एक तबके को समझ नहीं आएगी, उनके आर्गुमेंट भी लॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो कई सारे कहते हैं, इनके मतलब कई सारे लोग थे, जैसे प्रोफेसर स्टोन थे, प्रोफेसर डायस थे, ठीक है, C.K. एलन थे, उन्होंने कई सारे लोगों ने इनकी इस डॉक्ट्रिन की क्या कहते हैं निंदा करी। और वो क्या बोला बताता हूँ। उन्होंने बोला कि आप बात कर रहे हो जनरल विल की, अब आप ये कैसे डिफाइन करोगे जनरल विल क्या है। मान लो कुछ पर्टिकुलर पीस ऑफ पर्टिकुलर पब्लिक है, वो एकदम नोबल्स बनी बैठी हुई है, वो एकदम टॉप पे है, ठीक है, और बाकी पूरी जनता जो है, जनता जनार्दन, वो एकदम नीचे है। इन लोगों की जनरल विल जो है वो ज्यादा इंपोजिंग नेचर की होगी, इन लोगों की जनरल विल तो कोई पूछेगा भी नहीं, और इन लोगों ने अपनी मर्जी से कोई लॉ बना दिया और वो लॉ बन गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाया, उन्होंने कई सारे ड्रैकोनियन लॉज बनाए, जैसे सेडिशन एक था, उसका भी एक केस मैंने डील किया है, आया होगा। तो सेडिशन उनमें से एक ड्रैकोनियन लॉ था, वो बना और चल गया। उसके खिलाफ बहुत, सेडिशन ही क्या भाई, बहुत सारे आपके प्रेस एक्ट्स बने, उसमें मीडिया को दबाया गया, मीडिया की आवाज़ को दबाया गया, आज़ाद हिंद भारत की आवाज़ को दबाया गया, कई सारे एस्पियोनाज रोकने वाले एक्ट्स बने, कई सारे एक्ट्स बने जो कि ड्रैकोनियन थे। आपको लग रहा होगा कि अगर हम लोग इस वोल्स-गीस्ट की थ्योरी का देखें तो जनरल विल
तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी, क्योंकि भाई पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था, उन्हीं के हाथ में विल थी, तो बन जाता था। अब आप जनरल विल को डिफाइन कैसे करोगे, इन्होंने कहा आप मेजॉरिटी, और आप बोल रहे हो कि आप चलो ठीक है हम जनरल विल के आपसे लॉ बना देंगे, जनरल विल जो है उसके आपसे लॉ बन जाएगा, पर आप ये सोचिए कि जनरल विल के आपसे लॉ बनाने के लिए आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा जनरल विल है क्या। जनरल विल बहुत ही वेग कंसेप्ट है। आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पब्लिक जो बहुत ऊपर हायरार्की में बैठी है वो भाई जनरल विल हो सकती है, तो नीचे वाले लोगों की बात ही नहीं सुनी जाएगी, है कि नहीं। और मतलब आप खुद भी सोचो ये चीज, मैं पानी पी लूं यार, एक मिनट रुको। हाँ, प्यास यार लगती है तो इंसान रुक नहीं पाता, बार बार रुक रहा था, बार बार जा रहा था कि यार पी लो पी लेता हूँ। हाँ, तो बात क्या है, बात मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो एक सिटिंग है जहाँ पे ओलिगार्की फैली हुई है, ओलिगार्की मतलब जहाँ नोबल्स ये गवर्नमेंट को चलाते हैं, तब तो जनरल विल उन्हीं के हाथ में है ना। आप जनरल विल के बेसिस पे एक पूरी कंट्री नहीं चला सकते, समझ रहे हैं आप। और अगर आप जनरल विल को भी आप अलाउ कर देते हैं, मान लो यार एक कंट्री के अंदर 100 लोग रहते हैं, ठीक है, और 80 लोगों की जनरल विल है, तो क्या वो 20 लोग जो है जो उसके विरुद्ध हैं, उसके खड़े हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है अपनी कंट्री में, इस कंट्री में रहते हैं, उनकी बात भी सुनी जाए? क्या वो सिटीजन नहीं है? इस तरीके से सोचो। तो ये जनरल विल की ये क्रिटिसिज्म थे, और इस वजह से वो मतलब क्या कहते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, मतलब इस थ्योरी को कि हाँ यार इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ये इन्होंने बनाई इसलिए थे कि एक पर्टिकुलर यूनाइटेड फ्रंट ला सकें जर्मनी में। अब आते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक पुछता, द कन्फ्लिक्ट ऑफ विल्स, इनकी बात थी। इन्होंने क्या बोला, ये जो थे, ये जो सैवनी थे उन्हीं के चेले थे, मतलब उन्हीं के डिसाइपल थे। इन्होंने बोला हम जनरल विल को हटा देते हैं, लॉ बताएं क्यों बनता है। लॉ बनता है टू मेक बैलेंस बिटवीन जनरल विल एंड इंडिविजुअल विल। एग्जाम्पल क्या लिखा है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन जो होता है, जब गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, तो एक इंडिविजुअल की विल के अगेंस्ट काम कर रही है, वो क्यों देना चाहेगा अपने लैंड, बट जनरल विल के फेवर में है। जनरल विल क्या, कि ग्रेटर पब्लिक पर्पस के लिए लैंड लिया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आएगा, 2013 वाला। बाकी 1894 वाला भी अगर सर्च कर लोगे समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे आप देखिए कि कई कई बार ऐसा होता है, कई लोग लैंड एक्वायर कर लिया जाते हैं, मुआवजा मिल जाता है उन लोगों को, ठीक है, बट उनको मर्जी मान लो ना हो लैंड देने की, मैं नहीं बेचूंगा भाई, मैं नहीं दूंगा अपना लैंड, बट फिर भी उनको देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि जनरल विल के फेवर में है। जनरल विल के फेवर मतलब इन ग्रेटर पब्लिक पर्पस, फॉर ग्रेटर पब्लिक गुड एंड पब्लिक पर्पस, उसलिए वो पर्टिकुलर लैंड ले लिया गया और इंडिविजुअल विल को सब्जुगेट कर दिया गया। तो लॉ का काम क्या है हिस्टोरिकल स्कूल के पर्सपेक्टिव से, जो पुष्टा जी ने बोला कि लॉ को जो है ना एक बैलेंस बनाना है बिटवीन जनरल विल एंड इंडिविजुअल विल, कि जनरल विल जो है उसको इंडिविजुअल के साथ ऐसे बैलेंस कर सकें ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो रीजनेबल कंपनसेशन का जो प्रोविजन डाला गया वो इसीलिए डाला गया ताकि इंडिविजुअल विल जो है बिल्कुल ही क्रश ना कर दी जाए, और जनरल विल के सामने इंडिविजुअल विल वाले इंसान को भी कुछ ना कुछ तो मिले, लाइक ही इज नॉट लूजिंग एवरीथिंग एल्स। तो ये पुष्टा जी का वो था, क्या कहते हैं, स्टैंड, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी ये दी थी, आपकी ये कन्फ्लिक्ट ऑफ विल्स और वोक्स की, आपको समझ ही आई गई होगी। आगे आते हैं, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन बहुत ही फेमस आदमी थे भाई। हेनरी मेन जो थे ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। इन्होंने भी अपनी बात बोली। इन्होंने बोला कि जो बेसिकली लॉ है वो जो है धीमे धीमे प्रोग्रेस करता है, 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। इन्होंने बोला कि लॉ को जो है हम लोग अलग अलग स्टेज के हिसाब से देखते हैं। इन्होंने बोला कि लॉ है वो ऐसे डेवलप होगा, लॉ तुम्हारा जैसे पहला उसका स्टेज क्या होगा, पहला स्टेज होगा कि वो तुम्हारे सोवरेन या फिर रूलर के कहाँ दिमाग में आएगा, बाया डिवाइन इंटरवेंशन। पहले भगवान, जैसे मान लो एक राजा है एक जगह का, वहां पे भगवान उसके सपने में आके बता रहे हैं उसको कि भैया ये लॉ बनना चाहिए। अब वो क्या करेगा, फिर वो ये चीज जो है धीमे धीमे एक प्रैक्टिस बनाएगा तो वो कस्टम बनेगा, कस्टमरी लॉ बन जाएगा। जब वो कस्टमरी लॉ बन जाएगा तो जो लोग उस कस्टमरी लॉ को प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे प्रीस्ट्स, जैसे कि बिशप्स, वो उस लॉ को फर्दर रैम्पेंट फर्दर फैलाएंगे, और उसके उनके फर्दर फैलाने के बाद क्या होगा, फाइनली जो है उस लॉ का कोडिफिकेशन हो जाएगा। कोडिंग मतलब बेसिकली वो एक टेक्स्ट में लिख दिया जाएगा। ये 4 स्टेज होंगी लॉ की। इन्होंने कहा कि जो लॉ है वो 4 स्टेज में डेवलप होगा।
ये उनकी बेसिकली थ्योरी थी। जो साइंटिफिक कोर्स ऑफ एवोल्यूशन होगा लॉ का, वो पहली स्टेज होगी डिवाइन इंटरवेंशन की, जो सोवरेन के मन में आएगी, जो कि उस लॉ को पर्टिकुलरली कस्टम बना देगा, एक रिवाज बना देगा। रिवाज बनाने के बाद उस चीज को पंडितों को बताया जाएगा, जो आप लोगों के मन में रिवाज डालेंगे, फिर आप रिवाज डालेंगे तो फिर धीमे धीमे टेक्स्ट में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे कि वही हमारे हिंदू लॉज बेसिकली कस्टम से इवॉल्व हुए हैं, कई सारे लॉ इंटरनेशनल लॉज बहुत सारे कस्टम से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि वो अलग चीज़ है, हिंदू लॉज बेसिकली मान लो कोई राजा था, उन्होंने कहा भाई, अक्सर कहानियां होती हैं हिंदुओं में कि राजा थे, उनके मन में ये बात आई, ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से यही कहा, राजा ने कहानी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ तुमको कि हिंदी मेन ने जो 4 पॉइंट बोले उसमें क्या बोला। पहला था डिवाइन इंटरवेंशन सोवरेन के मन में, जिसके बाद वो कस्टमरी लॉ बनाएगा, उसको कस्टम बना के कस्टम आएगा फिर प्रीस्ट एंड बिशप के पास, जो कि उसको फर्दर लोगों के अंदर इनकलकेट करेंगे, फिर फाइनली 4th स्टेज वो टेक्स्ट में आएगा। अब सोसाइटी भी उन्होंने कहा 2 तरीके की होती है। एक होती है सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं लाइक स्टैटिक सोसाइटी, मतलब जो थम जाती है एक बार, मतलब वो रुक जाती है, वो ग्रोथ नहीं करती। उसके अलावा दूसरी सोसाइटी होती है जो तुम्हारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, जो कि आगे भी ग्रोथ करती रहती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जब कोडिफिकेशन हो जाता है तो फिर फर्दर अगर ग्रोथ ना हो सोसाइटी में तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक सोसाइटी। पर जिन सोसाइटीज में कोडिफिकेशन होने के बाद भी ग्रोथ हो रही हो उसे हम लोग कहते हैं तुम्हारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो? इसका एग्जांपल है, समझो जैसे तुम समझ लो तुम्हारी एक, मतलब समझ लो भाई, मान लो एलजीबीटी को एग्जांपल में वही लेते हैं। 377 जो था वो कोई सोच समझ के ही मैं कॉलेज ही ने कोट, मतलब हमारे उसमें क्या कहते हैं आईपीसी में 1960 में डाला होगा। अब अगर हम लोग एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी ना होते, स्टैटिक सोसाइटी होते, तो हम लोग इसको मान लेते एज इट इज और इसको वैसे चलने देते। बट चीज़ें बदली, ये इवॉल्व हुआ और आगे ग्रो हुआ और इसको हटा भी दिया गया। कई सारे लॉज उसमें चेंज किया गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारी सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। हम लोग जो है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट मूव करना जानते हैं। क्योंकि मेन का एक बहुत ही फेमस कोट था, उन्होंने बोला था कि द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिथरटू बीन मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग का जो मूवमेंट है इंडियन सोसाइटीज का, वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट हुआ। ऐसे हम लोग, जैसे पहले क्या था, अगर आप सिचुएशन देखो, पहले हर चीज स्टेटस से होती थी। आप देखो जब आप मनुस्मृति पढ़ोगे तो क्या ही आप लोग, पर हाँ मनुस्मृति देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें वुमेन को लिखा हुआ है कि वुमेन आर चैटल्स ऑफ देयर प्रोटेक्टर और गृहपति, मतलब एक मेल की चैटल है, एक उसकी प्रॉपर्टी है। और आज के समय में ये बहुत ही बिजार लग रहा है सुनने में, आप लोगों को कितना ऑकवर्ड लग रहा होगा, मुझे कितना ऑकवर्ड, पहले ये चीज नॉर्मल थी, तो हम लोग सारी प्रोग्रेसिव थी तो चेंज हुआ। उसके अलावा आप चाहे देख लीजिए, पहले जो कास्टिज्म है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि एक जैसे एक कॉबलर, टेलर, ठीक है, बार्बर, इनका बेटा यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और आज के समय में आप देखिएगा कि चाय बेचने वाले का बच्चा कहीं आईएएस बन गया है, ठीक है। और ये कास्ट का सिस्टम है कि पर्टिकुलर कास्ट का इंसान उस कास्ट में पैदा हुआ तो वही बनेगा, पर धीमे धीमे चेंज हुआ, ठीक है। ये जो स्टेटस का सिंबल था ये चेंज हुआ, स्टेटस से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव किए। लॉ ने अनटचेबिलिटी अबॉलिश करी और कई सारे कास्टिज्म के जो मतलब बेसिकली SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट निकाला। कास्टिज्म को रोकने के लिए कई सारे अफर्मेटिव स्टेप्स लिए। वो क्यों लिए? वो इसलिए लिए क्योंकि हमारे सोसाइटी में चेंज हुआ, चीज़ें बदली, हम लोग जो है 5th स्टेज पे पहुंचे। हमने कोडिफिकेशन के बाद भी चेंज किया चीज़ों को, तो ये 5th स्टेज है। यहाँ सिर्फ प्रोग्रेसिव सोसाइटी पहुंच पाती है, स्टैटिक सोसाइटी 4th स्टेज पे आके रुक जाती है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अलग अलग तरीके से सारे के सारे जूरिस्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे इन द स्कूल्स, लाइक आपका हिस्टोरिकल स्कूल, वो समझा दिए हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल दे के समझा दिए हैं आपका। पहले तो हिस्टोरिकल स्कूल समझा आपने, फिर उसके बाद आपकी मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी समझी आपने, फिर सैवनी, पुचता एंड मेन। फाइनली आई विल अगेन स्टेट कि हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाएंगे। वो कहाँ आएंगे आपको पता है, यहाँ आएंगे। इसको प्लीज़ फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लेवल अप क्लैट पीजी को। हम लोग और भी कई सारा कंटेंट लाने वाले हैं आपके लिए, पॉडकास्ट, सब्जेक्ट कवरेज, केस कवरेज, कवर टू कवर लैंडमार्क जजमेंट कवरेज। तो भाई जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट दिखा देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज शौर्य शुक्ला signing off, and please keep preparing and be motivated, and even if you're not motivated, be disciplined. आप अच्छे से डिसिप्लिन रह के काम करिए, ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।